हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक 7.8.1 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसके लिए आपने पार्क में देखा होगा बच्चे जो खेलते हैं, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है और बिल्कुल सेंटर में एक ये वो होता है स्टैंड टाइप। तो एक बच्चा नीचे जाता है तो ये ऊपर आता है और नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जो सेंटर को बिल्कुल बीच में लेते हुए हम एक और रख रहे हैं, एक और ज़्यादा है, यानी कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है। और इस एक पे फोर्स F1 लगता है, एक पे फोर्स F2 लगता है, ठीक है। और दूसरा ओरिजिन से यहाँ से इसकी दूरी D1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी D2 मान लेते हैं, ठीक। अब जब ये दोनों फोर्स नीचे की ओर लगेंगे तो इसके लिए रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के गेम को अपने दिमाग में रखते हुए हम आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें क्या है, फोर्स F1 और फोर्स F2 ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू लीवर। जो लीवर है उसके परपेंडिकुलर है, जो भी ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और डिस्टेंस मैंने बता दिया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी D1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये क्या होगा, ये हमें पता है, R माइनस F1 माइनस F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई बाई ये D1 F1 माइनस F2 D2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये दो कंडीशन तो हमें मिल गई। अब इसमें क्या है कि हम अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे घूमता है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं तो नहीं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो हम नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो R जो है ये रिएक्शन, ये इट एक्ट्स एट फलक्रम, ये फलक्रम पे यहाँ पर ये काम करता है, एंड हैज़ जीरो मूवमेंट अबाउट फलक्रम। ये फलक्रम के पॉइंट पर ये जीरो मूवमेंट मतलब होता है, ठीक। हियर अब इसे F1 और F2 को हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या। तो F1 जो है, मान लो इसका वेट जो है, मान लो कोई वज़न है 10 किलो है, ठीक है। ये कुछ जो है वज़न है, बच्चा नहीं बैठा बल्कि एक 10 किलो का वज़न है। अब इसको जो है, क्योंकि इसमें कुछ वज़न है तो ये ज़मीन की ओर खींचेगा, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं लोड। इसको हम बोलेंगे बिकॉज इट हैज़ सम वेट। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम इसे F1 को बोलेंगे लोड, और D1 को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लोड आर्म। और ये जो है, ये F2 इसे ऊपर मान लो उठाता है, तो इसे नीचे करें तो ये ऊपर उठेगा, तो इसको हम बोल देते हैं एफोर्ट। F2 को हम बोल देते हैं एफोर्ट। इसीलिए D2 क्या होगी, एफोर्ट आर्म, ठीक। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, या यूँ कहें
या क्या कह सकते हैं, लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफोर्ट आर्म इनटू एफोर्ट। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है ये देता है हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फॉर ए लीवर। दिस इक्वेशन गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉर ए लीवर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 इज इक्वल टू MA। MA क्या है, इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ये एक नई चीज़ आपको मिल गई है। ठीक है, अब इसके लिए इफ़ D2 इज़ ग्रेटर देन D1 देन मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल एफोर्ट यानी कि फोर्स F2 इज़ यूज्ड टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। इसका मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, इट मीन्स स्मॉल एफोर्ट मतलब F2, स्मॉल एफोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड दैट इज़ F1। एक एग्जाम्पल ले लो, अगर इसे नहीं समझ में आया है तो देखो, ये है, अगर मान लो इसकी लंबाई 1 मीटर है, D1 1 और इसकी है 10 किलोग्राम मास हो गया, तो और इसकी लंबाई है 10 मीटर D2 की, तो F2 क्या होगा, F2 विल बी इक्वल टू F1 10 मल्टीप्लाई बाई D1। इसे हमने 1 मीटर लिया है, मान लो 1 मीटर अपॉन, और ये कितना है, D2 10 है, तो हमें फोर्स चाहिए सिर्फ 1 न्यूटन। अब इसे उल्टा कर दीजिए, अगर इसे उल्टा करें, मान लो D2 हो जाए 1, F2 कितना होगा इज इक्वल टू 8, और D1 को कर दो आप 10 मीटर। उस कंडीशन में क्या होगा, F2 इज इक्वल टू F1 D1, F1 10 है, D1 10 है, और D2 कितना है 1। अब कितना चाहिए, इतना न्यूटन चाहिए। यानी कि इस आर्म का ये यूज़ है कि आपको फोर्स अगर जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं 7.8.2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे हम बोल देते हैं COG शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपने स्कूल में भी किया होगा। एक बुक को उंगली पे रख के नचाते हैं, तो हम ये कब जो स्टेबल होगी, जब हिट एंड ट्रायल मेथड से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। या किसी इस पेंसिल की नोक पर हम बुक को रखें तो ये कब बुक स्टेबल होगी, या घुमाती भी रहें कब स्टेबल होगी, जब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये घूम तो रहा है लेकिन रोटेशनल अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो धीरे धीरे झुकते हुए ऊपर नीचे होती हुई वो फिसल के गिर जाएगी। ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं, मान लो एक कार्डबोर्ड है या किताब है, उसमें अगर नीचे पेंसिल लगाते हैं तो फोर्स ऊपर की ओर लगता है जहाँ पे पेंसिल की नोक है। मान लो उसका मास जो कार्डबोर्ड का मास m है, तो ये स्टेबल मीन्स जहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा उस कंडीशन में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। ठीक है, अब ड्यू टू अपवार्ड फोर्स, जो पेंसिल की नोक के से ऊपर की ओर जो लग रहा है, ड्यू टू अपवार्ड फोर्स कार्डबोर्ड इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अपवार्ड फोर्स इज रिएक्शन, वो रिएक्शन है जैसे यहाँ पर रिएक्शन था, इज रिएक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट टू mg। mg क्या है, वो कार्डबोर्ड का मास है m,
और जी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है। एंड हेंस कार्डबोर्ड इज इन प्योर ट्रांसलेशनल एंड ऑल्सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, इफ़ रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता तब क्या होता, तब धीरे धीरे वो कार्डबोर्ड या जो आपकी जो बुक है वो टिल्ट हो जाएगी और नीचे गिर जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर टोर्क्स ऑन कार्डबोर्ड ड्यू टू फोर्सेस, देयर आर टोर्क्स, टोर्क से हैं बुक पे या कार्डबोर्ड ड्यू टू किस किस के कारण, जो इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। इंडिविजुअल पार्टिकल में क्या है, मान लो m1 g1 है, m2 g2 है, ऐसे ही जितने भी पार्टिकल हैं। ठीक है, सो टोटल टोर्क ड्यू टू m1 g1 m1g m2g इन सब के द्वारा अप टू n पॉइंट्स, वो टोटल टोर्क मस्ट बी जीरो फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन। क्योंकि ये अगर ये जीरो हो जाएगा इसका टोर्क टोटल, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगी और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए लोकेशन होगी। सो टोटल टोर्क ड्यू टू आइथ पार्टिकल, अब हम आइथ पार्टिकल का निकाल लेते हैं। टोर्क ड्यू टू आइथ पार्टिकल, वो आइथ मतलब आई पे हमें निकालना है, आइथ पार्टिकल का, दैट इज टाउ आई इज इक्वल टू आर आई एम आई जी। ये आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, और m1 आपको बताया हमने एक पार्टिकल ले रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आइथ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड टोटल ग्रेविटेशनल टोर्क, टोटल ग्रेविटेशनल टोर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज टाउ जी इज इक्वल टू समेसन ऑफ टाउ आई इज इक्वल टू सिग्मा आर आई क्रॉस m1 एम आई जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये है कंडीशन। ठीक, तो इसके आधार पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परिभाषा दे सकते हैं। सो डेफिनीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमने देखी है कंडीशन, उसके आधार पर क्या है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर टोटल ग्रेविटेशनल टोर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार और बोल देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर टोटल ग्रेविटेशनल टोर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए आ सकता है। प्रूव सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट एट वन पॉइंट फॉर स्मॉल एंड रेगुलर और होमोजीनियस बॉडी। जो होमोजीनियस बॉडी के लिए और या स्मॉल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर होते हैं। अगर ये प्रूव करने के लिए आता है तो उसके लिए हमें पता है, वी नो, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स डिस्टेंस के लिए, फॉर एक्स डिस्टेंस पे है तो उसे हम निकालते हैं सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन एम, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, एंड और ये अभी हमने देखा है कि ये जो ग्रेविटेशनल टोर्क है वो आर आई एम आई जी और समेसन आर आई क्रॉस एम आई इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे आ गया, ये जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसे तो हटा देंगे।
इसकी और इसका जो समेशन है टोटल, वो अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये ज़ीरो आएगा ही, ये ज़ीरो रहना चाहिए। सो फॉर दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस के लिए, इफ़ सम इज़ ज़ीरो, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अगर सम ज़ीरो आ जाता है, देन द ओरिजिन मस्ट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अगर इनका ये दोनों का सम ज़ीरो आ जाता है, देन इसका मतलब ये है इफ़ सम इज़ ज़ीरो देन द ओरिजिन मस्ट बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी coincides on the basis of this statement. Therefore center of gravity coincides with center of mass in uniform gravity or gravity free space for small bodies। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के आधार पे, इन स्टेटमेंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये कोइंसाइड करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए स्मॉल बॉडी। बट अगर बॉडी होमोजीनियस नहीं है या बॉडी लार्ज है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता रहेगा फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, एक हिस्से से दूसरे। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये ग्रेविटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बदलती रहेगी। देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट कोइंसाइड, मतलब वो एक पॉइंट पर नहीं होंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ठीक, अब ये निकालेंगे कैसे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर बॉडी। कोई भी आप बॉडी ले लीजिए। वैसे मैं इसे दिखाऊं कैसे, चलो इसी में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, इर्रेगुलर है, इसे आप टांग दो, एक धागे में बांध के ऊपर यहाँ से टांग दो। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो भी लाइन होगा एक पोजीशन आ जाएगी, वहाँ से स्ट्रेट एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस ये पॉइंट A1 मान लो। अब इस पॉइंट को हटाइए और दूसरे पॉइंट पे लटका दीजिए। मान लो आपने ये यहाँ से हटा दिया, अब इसे यहाँ से लटकाया। मान लो ये C पॉइंट है, ये C1 पॉइंट है। तो ये जो है जब ये ऐसे लटकेगा तो सीधी लाइन ये भी ऐसे घूम जाएगा, नीचे की ओर लाइन आएगी। ऐसे ही फिर एक पॉइंट और लीजिए B, अब C से हटा के यहाँ पर लटका दीजिए, तो ये फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी इसके लिए। ये हो गया मान लो ये लाइन। अब इन जो तीन आपको जो स्ट्रेट लाइन मिली हैं उनको आप सीधी लाइन में खींच दीजिए, और जहाँ पर भी कॉमन पॉइंट होगा इनका वो होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यही है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। और फिर मैं आपसे एक बार बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।